मेरे पापा के दोस्त की सिर्फ एक बेटी थी, तो घर वालों ने जायदाद के लालच में मेरी शादी उससे कर दी। और जब मेरी पहली बेटी हुई तो घर वालों ने मेरी पत्नी के खिलाफ मेरे कान भरने शुरू कर दिए। और कुछ सालों बाद अंकल के देहांत के बाद मैंने तंग आकर पत्नी को घर से निकाल दिया। और उसके जाने के बाद कोई भी मेरी बेटी का ख्याल ना रखता और मैं खुद बाहर से खाना खाकर आता। एक दिन मैं काम से घर लौटा तो माँ मेरी बेटी को बुरी तरह से मार रही थी कि गंध हमारे पास फेंक गई है। तो मैंने बेटी उठाई और सीधा पत्नी के पास गया तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि वहाँ पर माँ, मैं अमृता से शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा, वो मेरी पसंद नहीं है। मैं सिर्फ ईशा से शादी करना चाहता हूँ। मैं कब से माँ की मिन्नतें किए जा रहा था, मगर मेरी किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। वो सर झुकाए कपड़े सीने में ऐसे व्यस्त थीं जैसे इससे बढ़कर कोई ज़रूरी काम इनकी ज़िंदगी में ना हो। मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने खड़े होकर गुस्से से ठोकर मारी और सिलाई मशीन को धक्का दिया। माँ ने घूर कर मुझे देखा और कहने लगी, दफ़ा हो जाए यहाँ से और मुझे काम करने दे। हम जो भी कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए ही कर रहे हैं। माँ बाप से बढ़कर अच्छा बच्चों के लिए कोई भी नहीं सोचता। तुम अभी जज्बाती हो रहे हो, ठंडे दिमाग से सोचोगे तो तुम्हें भी हमारा फैसला ठीक ही लगेगा। अब जाओ और मुझे काम करने दो। आखिर में माँ ने मुझे झिड़क ही दिया। मैं बेबस पैर पटकते हुए वहाँ से चला आया, क्योंकि जानता था भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं कुछ भी कह लेता, माँ मेरी कोई बात नहीं मानने वाली थी। पापा पहले ही सारे फैसले माँ को सौंप चुके थे, इसलिए पापा से भी बात करना बेकार था। रह रहकर मुझे गुस्सा आ रहा था। अंकल का कोई बेटा नहीं था। शादी के सालों बाद मुश्किल से एक ही बेटी हुई, अमृता। काश वो भी ना हुई होती। अगर वो वहाँ ना होती तो कौन सी दुनियादारी में कमी आ जानी थी। मैं बस यही सोचता जा रहा था। मैंने बहुत कोशिश की थी कि माँ पापा मेरा कहाँ मान जाएं। मैंने कई बार उनके आगे हाथ जोड़े कि वो मेरी शादी अमृता से ना करें, मगर मेरी एक न चली। घर के सब लोग अपने फैसले पर डटे रहे। मैं लाचार सा उनके सामने खड़ा रह गया। माँ का कहना था कि अमृता ब्रजेश अंकल की इकलौती बेटी है और उससे शादी हमारे लिए बेहतर रहेगी। मैं जानता था कि वो जायदाद के लालच में ऐसा कर रहे हैं, मगर उनके आगे मेरी एक ना चली। मैंने ईशा के बारे में सोचा तो दिल अंदर से भर आया, मगर कुछ कर नहीं सका। दिन बीतते गए और मेरी शादी अमृता से हो गई। दिल में खालीपन था। शादी के दिन भी मेरे चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो किसी दूल्हा के चेहरे पर होती है, मगर मैंने सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया। अमृता जब पहली बार मेरे सामने आई तो वो सादे से सूट में थी। चेहरे पर शर्म थी, आंखों में डर, उसकी आंखों में नमी थी। शादी के बाद के दिनों में मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। वो मासूम थी, नासमझ थी, दुनिया की चालाकियों से अनजान थी। उसे पति को काबू में करना नहीं आता था। मैंने चाहा कि मैं भी इसके साथ सही हो जाऊं। मैंने उसके साथ समय बिताना शुरू किया। वो मेरी पसंद का खाना बनाती, मेरा ख्याल रखती। मैंने महसूस किया कि वो दिल से चाहती है कि मैं खुश रहूं। शुरू के दिन अच्छे गुजरे। मुझे वो प्यारी लगती थी, उसकी बातों में मासूमियत थी। मगर समय के साथ जाने क्यों मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। उसकी सादगी जो पहले अच्छी लगती थी अब चुभने लगी। वो हर बात में मुझसे अनुमति लेती, हर फैसला मुझ पर छोड़ देती। उसका ये नरम स्वभाव अब मुझे कमज़ोरी लगने लगा। मैं चाहता था कि वो कभी कभी अपनी बात मनवाए, मगर वो तो जैसे बस मेरा कहाँ मानने के लिए ही पैदा हुई थी। उसका नाज नखरे ना दिखाना, जिद ना करना और लाड ना उठाना, ये शायद उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया था। मैं महसूस करने लगा कि मैं इससे उकता रहा हूँ। वो जब मेरे पास आती तो मुझे उलझन होने लगती। मैं उसके सवालों के जवाब हाँ हूँ में देने लगा। कभी कभी तो बगैर बात किए ही कमरे से निकल जाता। वो हैरान रह जाती, मगर कुछ कहती नहीं। उसके अंदर का सुकून अब मेरे अंदर की बेकरारी को बढ़ाने लगा। घर वाले भी उसके खिलाफ बातें करने लगे। माँ कहती कि ये लड़की अच्छी ज़रूर है, मगर बिल्कुल बेकार है, ना बोलती है ना कुछ समझती है। बहनें कहती कि अमृता तो गूंगी लगती है, और मैं खामोशी से उनकी बातें सुनता रहता। धीरे धीरे मेरी खामोशी ने सबको ये विश्वास दिला दिया कि मैं भी उसके खिलाफ हूँ। एक दिन फ़ोन आया कि उनके अंकल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और हमें फ़ौरन पहुँचना है। अमृता ये बात सुनकर रोने लगी, तो मैंने उसे गले लगाकर तसल्ली दी। उस समय मैं उसके लिए दिल में नरमी महसूस कर रहा था। फ़ौरन उसे तैयार होने के लिए कहा और हम अंकल के घर पहुँच गए। लेकिन हमारे पहुँचने से पहले ही अंकल का देहांत हो गया। अमृता दहाड़े मार मार कर रोने लगी। मैं उस समय दिल से उसके दुख को महसूस कर रहा था, मगर उसके लिए कुछ कर नहीं सकता था। कई दिन इस सदमे से बाहर आने में लग गए, मगर धीरे धीरे वो नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट आई। अंकल के जाने के बाद घर को किराए पर चढ़ाकर वो वापस हमारे पास आकर रहने लगी थी।
मैं भी जितनी हो सकता था उसका दिल बहलाने की कोशिश करता था, ताकि वो अंकल को कम याद करे और कम दुखी हो। अंकल के मरने के बाद जब जायदाद के पेपर्स हमारे घर पहुंचे, तो माँ के चेहरे पर खुशी देखने लायक थी। वह हर दिन पेपर्स के बारे में छेड़ती थी, कहती कि अमृता अब हमारी अपनी है, अब तो ज़मीन भी हमारी होगी। मैं सब सुनता रहा। अब मुझे इस बात का अंदाज़ा अच्छे तरीके से हो गया था कि माँ ने क्यों ज़बरदस्ती मेरी शादी अमृता से करवाई थी। वो सिर्फ़ और सिर्फ अमृता की जायदाद के पीछे थी, जो इकलौती होने की वजह से उसके हिस्से में आने वाली थी। माँ जानती थी कि ब्रजेश अंकल ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाले, क्योंकि वो बहुत बीमार थे। इसलिए माँ ने मीठी मीठी बातों से अंकल को भी अपने जाल में फंसा लिया था और उन्हें विश्वास दिलाया था कि वो अमृता का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगी और उसे बेटी बनाकर रखेंगी। अंकल के मरने के बाद माँ का मकसद पूरा होने के करीब था। माँ ने अब कोशिश शुरू कर दी कि अमृता की जायदाद मेरे नाम हो जाए, मगर पता चला कि अमृता के पापा ने वसीयत में लिखा था कि अमृता अपनी जायदाद 25 साल की उम्र से पहले किसी के नाम नहीं कर सकती। ये सुनकर माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके सारे अरमानों पर जैसे पानी फिर गया। वह उदास होकर बोली कि अब इसके 25 साल होने में अभी 4 साल बाकी हैं। उस दिन से माँ का व्यवहार उसके साथ बदल गया। अब वो हर बात पर उसे ताने देती, कभी खाने में नमक ज़्यादा होने पर डांट देती, कभी कहती कि इसके आने से घर में मनहूसियत फैल गई है। अमृता चुपचाप सब कुछ सह लेती। मैं भी देखता रहता, मगर कुछ कहता नहीं। शायद दिल ही दिल में मैं भी इन जैसा बन चुका था। अमृता पहले जैसी नहीं रही थी। वो बोलना छोड़ चुकी थी। उसकी आंखों में वो डर बैठ चुका था, जो पहले सिर्फ झिझक था। वो अब हर काम खामोशी से करती और दिन रात घर के कामों में लगी रहती। मैं उसके पास जाता तो वो घबरा जाती। उसकी सादगी अब मुझे उलझन देने लगी थी। मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि मेरे अंदर ये नफरत कहाँ से आ गई। शायद घर वालों की बातों ने मेरे दिल में जहर घोल दिया था। मैं अब उसे देखता तो बस एक बोझ महसूस करता। उसकी खामोशी मुझे तकलीफ देने लगी थी। वो जब बोलती तो लगता जैसे मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगा रही हो, हालांकि वो तो सिर्फ अपनी बात कर रही होती। घर वालों ने उसे और तंग करना शुरू कर दिया। कभी उसके कपड़े छुपा देते, कभी खाना देर से देते। माँ उसके सामने कहती कि ये ज़मीन नाम कर दे तो हम इसके नाज नखरे भी उठा लेंगे। अमृता सबको सुनती रहती, मगर उसने एक शब्द नहीं कहा। थोड़े समय बाद हमारे यहाँ एक बेटी पैदा हो गई, और बेटी पैदा होने के बाद तो माँ ने जैसे उसके साथ एक नई दुश्मनी निकाल ली थी। बात बात पर उसे ताने देती थी कि तुमने एक बेटी पैदा की है, काश तुमने बेटा पैदा किया होता जो सहारा बनता। तुमने भी अपनी तरह एक बेटी पैदा कर दी, जो कल को मेरे बेटे का सर झुकाएगी। अमृता के चेहरे पर माँ की बातें सुनकर तकलीफ साफ दिखती थी, मगर उसने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी थी। मैं कभी कभी उसे देखता तो दिल में हल्का सा एहसास होता कि वो बेकसूर है, मगर अगले ही पल माँ की बातें दिमाग में गूंजने लगती कि ये सब इसी के नसीब का हिस्सा है। मैं अंदर से खोखला होता जा रहा था। अमृता की उम्र 22 साल हो चुकी थी। अभी उसके 25 होने में 3 साल बाकी थे, मगर घर में ऐसे हालात बन गए थे कि लगता था जैसे हर दिन एक तकलीफ में हो। मैं अब उससे दूर रहने लगा। वो खाना बनाती, मगर मैं बाहर से खाकर आता। वो मेरा इंतज़ार करती, मगर मैं देर तक घर वापस ना आता। उसके दिल में प्यार था, मगर मेरे दिल में अब सिर्फ खालीपन रह गया था। वो मेरा हाल समझती थी, मगर कभी कुछ नहीं कहती थी। मैंने कई बार सोचा कि इस सब का अंजाम क्या होगा, मगर हर बार सोचकर चुप हो गया। शायद मैं खुद ही अपने अंजाम से भाग रहा था। अमृता मेरे सामने से गुजरती तो मैं नज़रें फेर लेता। वो कुछ बोलना चाहती, मगर अब उसे बोलने की हिम्मत नहीं थी। घर में अब रोज़ नए ताने थे, नई बातें थीं। माँ कहती कि ये लड़की तो हमारे सर पर बोझ बन गई है। बहनें हंसती और कहती कि इसका क्या फ़ायदा अगर ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं मिलता। मैं सुनता रहा। खामोशी अब मेरी आदत बन चुकी थी। मैं खुद नहीं जानता था कि मैं कब इन सबके जैसा हो गया हूँ। अमृता की आंखों में अब वो मासूम चमक नहीं रही थी। वो अब एक जिंदा लाश की तरह घर के कोने में रहती थी, और मैं भी उसके अरमानों के कातिलों में शामिल हो चुका था। मगर मुझे इस बात का भी एहसास नहीं हुआ। मैं तो अपनी बेटी का भी एहसास नहीं करता था कि कल को जब वो बड़ी होगी और अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार होते हुए देखेगी तो मुझसे नफरत करेगी। घर का माहौल अब हर बीते दिन के साथ बिगड़ता जा रहा था। माँ तो जैसे बस एक ही बात सुनाती थी कि अमृता की जायदाद उनके हाथ क्यों नहीं लग रही। वो हर दिन कोई ना कोई नई बात निकालती। कभी कहती कि लड़की मनहूस है, कभी बोलती कि इसने घर का सुकून चैन छीन लिया है। मैं थक चुका था इन रोज़ रोज़ के झगड़ों से।
मगर मैं खुद भी अब इनके असर में आ चुका था। अमृता की खामोशी अब मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी। वो हर बार मेरी बात को चुपचाप सुन लेती मगर कभी जवाब न देती, और मुझे लगता जैसे वो मुझे चुप रहकर कमज़ोर दिखाना चाहती है। एक दिन सुबह का टाइम था, मुझे काम पर जाना था। अमृता नाश्ते की तैयारी कर रही थी। माँ किचन में आ गई और बिला वजह उस पर चिल्लाने लगी कि तुम्हें काम करना नहीं आता, तुम्हारे हाथ से कुछ ठीक नहीं होता। मैंने भी माँ का साथ दिया। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बस इतना याद है कि मैंने भी उस पर चीख कर कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, माँ तुम्हें कुछ कह रही हैं और तुम जवाब तक नहीं देती। वो बस आंखों में आंसू लिए खड़ी रह गई। मैं बगैर नाश्ता के काम पर चला गया। उस दिन के बाद ये झगड़े आम हो गए। माँ और बहनें हर समय अमृता को बात बात पर ताने देती और मैं खुद भी रोज़ उस पर गुस्सा होता। वो हर बात सह जाती। मेरी बेटी पैदा होने के बाद माँ ने उसके लिए ताना भी निकाल लिया था कि अमृता ने मुझे कोई वंश नहीं दिया, अमृता मनहूस है, इसकी कोख से मेरा बेटा जन्म नहीं ले सकता, वो मुझे कभी भी वंश नहीं देगी, इस दुनिया में मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। माँ की बातें मुझे भी ठीक लगने लगी थी, इसलिए मैंने भी चुप साध ली। अमृता बच्ची को गोद में लिए रो रही थी, मगर मैंने उसे दिलासा देने के बजाय बस एक नज़र देखा और पलट गया। समय बीतता गया। अमृता अब बिल्कुल बदल चुकी थी। वो खामोश थी। वो अब घर की दीवारों में कैद सी हो गई थी। माँ ने उस पर जुल्म की कोई हद नहीं छोड़ी थी। कभी खाने में नमक ज़्यादा होने पर बर्तन उठाकर फेंक देती, कभी उसके हाथ से कपड़ा छीन कर कहती कि तुम्हारे हाथ मनहूसियत वाले हैं। मैं इन सब पर चुप रहा। एक दिन माँ ने कहा कि अब इस घर में इसका रहना ठीक नहीं। मैंने उनकी बात सुनी तो दिल में एक हल्की सी हिचकिचाहट हुई, मगर अगले ही पल माँ ने कहा कि तुम्हें अपनी बेटी का भी सोचना चाहिए। अगर ये मनहूस यहाँ रही तो तुम्हारी बच्ची भी इस जैसी बन जाएगी। ये सुनकर मेरे अंदर का सारा धैर्य जैसे ख़त्म हो गया। मैंने उसी टाइम फैसला कर लिया कि अब इसे घर से जाना होगा। मैं रात देर से आया। वो बेटी को सुला चुकी थी। मैंने उससे कहा कि सुबह तुम यहाँ से चली जाना। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल थे मगर होठ खामोश। बस इतना बोली कि अगर मैं चली गई तो अपनी बेटी को साथ ले जाऊंगी। मैंने गुस्से से कहा कि ये बच्ची यहीं रहेगी, ये मेरा घर है, मेरी बच्ची है, तुम जा सकती हो। वो कुछ देर चुप खड़ी रही, फिर बच्ची के माथे को चूमा और धीरे से बोली कि भगवान तुम्हें अकल दे। अगले ही वो दिन वो चली गई। बेशक वो खुद गई थी, लेकिन उसे हमारे व्यवहार ने यहाँ से निकल जाने पर मजबूर किया था। एक तरह से हमने ही उसे घर से निकाला था। उसके जाने के बाद माँ और बहनों के चेहरों पर सुकून सा था। उन्हें लगा कि अब उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, मगर मैं अंदर से खाली हो गया था। घर का सुकून जैसे किसी ने छीन लिया था। मैं सुबह काम पर जाता और रात गए वापस आता। मेरी बेटी अब मेरी जिम्मेदारी थी, मगर मैं उसके लिए कुछ न कर सका। ना मैं उसे टाइम दे पाया, ना प्यार। शुरू में माँ ने कहा कि चिंता ना करो, वो बच्ची को संभाल लेंगी, मगर कुछ दिनों बाद ही वो परेशान हो गई। बेटी जब रोती तो माँ उसे चुप कराने की बजाय डांट देती, कभी कभी मार भी देती। मैं ये सब देखकर भी कुछ नहीं कहता था। मैं खुद बाहर से खाना खाकर आता। घर में अब खामोशी और गंदगी बढ़ती जा रही थी। मेरी बेटी जो पहले अपनी माँ के साए में साफ सुथरी और मुस्कुराती रहती थी, अब मैले कपड़ों में नजर आती। उसके बाल उलझे रहते, उसके कपड़ों पर दाग धब्बे होते। अक्सर माँ के डांटने से डरी रहती। मैं काम से वापस आता तो वो एक कोने में बैठी अपनी माँ की कोई पुरानी चीज़ हाथ में लिए सो रही होती। कभी उसकी गुड़िया के कपड़े फटे होते, कभी उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान। मैं देखता, मगर दिल के अंदर वो एहसास पैदा ही नहीं होता था जो एक बाप के दिल में होना चाहिए। एक दिन शाम में मैं काम से जल्दी वापस आ गया। घर में शोर था। दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो मेरी आंखों के सामने दृश्य ने मुझे हिलाकर रख दिया। माँ मेरी बेटी को बुरी तरह से मार रही थी। वो रो रही थी। उसके हाथ में अमृता की एक फ़ोटो थी, जिसे देखकर वो बार बार माँ के पास जाने की जिद कर रही थी। माँ चीख चीख कर कह रही थी कि ये गंध हमारे पास फेंक गई है, अपनी माँ की तरह तुझे भी हम पर बोझ बना दिया है। मैंने एक पल के लिए सब कुछ भुला दिया। मैं भागकर उसके पास गया। उसके नन्हे गाल माँ के थप्पड़ों से लाल हो गए थे। मैंने माँ का हाथ रोका। गुस्से में चीख पड़ा कि बस करें। माँ चौंक गई, बोली कि अब इस मनहूस की याद में तू भी हम पर चढ़ दौड़ेगा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी बेटी को उठाया। उसके चेहरे पर आंसू थे, बाल बिखरे हुए थे। मैंने उसके गाल साफ किए और सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ गया। माँ पीछे से कहने लगी कि जाओ, अपनी पत्नी के पास जाओ, देखो वो तुम्हें किस हाल में रखती है। मगर मैं रुकने वाला नहीं था। मैंने बाहर कदम रखा तो रात हो चुकी थी। बेटी मेरी गोद में थी। वो मेरे सीने से लगी रो रही थी। मैं चुप था, बस इतना सोच रहा था कि मैंने आखिर क्या खो दिया है।
मैं सीधा अमृता के घर पहुंचा, दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से दरवाज़ा खुला। अमृता ने मुझे देखा। वो पहले जैसी नहीं रही थी, चेहरा मुरझाया हुआ था, आंखों के नीचे गड्ढे। मगर जैसे ही उसने अपनी बेटी को मेरी गोद में देखा तो वो दौड़कर आगे बढ़ी, बेटी को अपनी बाहों में लिया। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं बस खड़ा देखता रहा। मेरी जुबान गंग हो थी। उस पल मुझे लगा जैसे मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ा हो। अमृता ने एक शब्द नहीं कहा, वो बस अपनी बेटी को सीने से लगाए रोती रही। मैंने चाहा कि कुछ कहूँ मगर बोल न सका। मेरी जुबान जैसे खोखली हो गई थी। मेरे दिल में एक चुभन थी, एक जुर्म का एहसास, एक शर्मिंदगी। मैं चाह कर भी खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था। मैं जान गया था कि मैंने अपनी पत्नी से ज़्यादा अपनी बेटी के दिल को ज़ख्मी किया है। मैं घर वापस आया तो घर का सुकून मर चुका था। माँ चुप थी, बहनें मुझसे नज़रें चुरा रही थीं। मैंने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर एक ऐसी खामोशी थी जो चीखों से ज़्यादा डरावनी थी। मैं जान चुका था कि अमृता को निकालकर मैंने सिर्फ एक पत्नी नहीं खोई, बल्कि अपनी अंतरात्मा भी खो दी है। मेरी बेटी अब अपनी माँ के पास है और मैं अकेला हूँ। न माँ का आशीर्वाद बाकी रहा, न पत्नी का प्यार। अब बस पछतावे हैं जो हर रात मुझे जगा देता है। लालच इंसान को अंधा कर देता है, और जब इंसान दुनियावी फ़ायदे के लिए रिश्तों को कुर्बान कर देता है तो आखिरकार खाली हाथ ही रह जाता है। दौलत, जायदाद और दुनिया की चमक धमक वक्ती होती है, लेकिन एक सच्चे रिश्ते का एहसास और मोहब्बत हमेशा दिल में ज़िंदा रहती है। इस कहानी में दिखाया गया कि किस तरह लालच और दूसरों की बातों में आकर एक इंसान ने अपनी पत्नी को खो दिया। जिस औरत ने अपना घर बचाने के लिए हर दुख जुल्म बर्दाश्त किए, आखिर वही औरत अपनी बेटी के लिए लौट आई। वो चाहती थी कि उसकी बेटी माँ बाप दोनों के साए में पले बढ़ सके। अमृता ने अतीत की कड़वाहटों के बाद भी अपने पति के दरवाजे पर दस्तक दी, क्योंकि माँ का दिल अपनी औलाद के बगैर सुकून नहीं पाता। अमृता 25 की हुई तो उसने जायदाद मेरे नाम करने के लिए कहा, तो मैंने साफ इनकार कर दिया। मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए था, वो बस मुझे माफ़ कर दे। जो मैंने उसके साथ किया वो किसी जुर्म से कम नहीं था। कुछ समय बाद उसने मुझे माफ़ कर दिया और हम दोनों वापस अमृता के घर आकर हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी का एक उद्देश्य यही है कि दौलत के लालच में इंसान अगर प्यार, इज्जत और एहसास को कुर्बान कर दे तो आखिर में पछतावे के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। रिश्तों की बुनियाद हमेशा भरोसे और बलिदान पर होनी चाहिए, ना कि लालच और ज़िद पर। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और